क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड चल रहे हैं और अगर हम अपने दिल्ली के स्टूडेंट्स की बात करें तो 10 तारीख से आपके स्टार्ट हो रहे हैं प्री बोर्ड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दिया है तो आप समझ जाइए बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके ये क्वेश्चन लाए गए हैं। जितने भी PYQ है, सैम्पल पेपर है, सबको स्टडी किया गया है और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि आप 2008 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओगे तो उसमें CBSE ने रिपीटेडली इन क्वेश्चंस को पूछा है, पुट ऑन किया है। सो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने वाली हूँ CBSE के फेवरेट हैं। जब मैंने आपको क्लास 10 टर्म 2 साइंस का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये जो आपका चैप्टर है बायोलॉजी का टर्म 2 में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, चाहे टॉपर हैं और चाहे आप पास होने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर सेंटर बनता है। ये चैप्टर इतना ज़्यादा स्कोरिंग है कि आप इसे किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो कर लीजिए। इसके जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर कर लेंगे अपने प्री बोर्ड से पहले और एग्जाम से पहले। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में जैसे CBSE ने पुट किए थे क्वेश्चन वैसे ही मैंने क्वेश्चंस अरेंज किए हैं। ये CBSE का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे CBSE ने एक क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन रखता है, देखिए एक क्वेश्चन के अंदर पहले तो इसने 2 पार्ट बना दिए और एक पार्ट के अंदर भी 2 क्वेश्चन बना दिए। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, सिंपली फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन बोली है, लेकिन इसके बाद इसने क्या ऐड कर दिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर आपको फर्टिलाइजेशन क्लियर है तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखेंगे, इसका आपको मिल जाएगा 1 मार्क। फिर आपको डिफरेंस करना है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओके, इसका आपको 1 मार्क मिलेगा। इसके बाद व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना दिए गए हैं और आप देखें तो 3 क्वेश्चन बना दिए गए हैं एक ही क्वेश्चन में। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको 4 मार्क का या 3 मार्क का पूछा जाता है। तो CBSE एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 क्वेश्चन घुसा देता है। अब देखते हैं आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। सो फर्टिलाइजेशन बहुत ही सिंपल है। फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब ये गैमेट क्या होते हैं, हमारे जर्म सेल्स होते हैं। मेल में जर्म सेल क्या होता है, स्पर्म, ओके, एंड जो फीमेल में जर्म सेल होता है या फिर आप जिसे गैमेट बोलते हैं वो होता है हमारा ओवम एंड एग। ओके, सो ये ओवम है और ये स्पर्म है। जब ये फ्यूज होते हैं फॉर्म करते हैं जाइगोट, ओके, जो फर्स्ट लिविंग सेल होता है, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, सो ये सिंपली फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन है। ऐसे ही आपको एग्जैक्टली लिखना है। PDF में प्रोवाइड कर दूंगी तो आपको समझते चलना है, उसको अच्छे से याद कर लेना है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि भैया एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जब भी आपसे डिफरेंस पूछेगा, मैंने आपको बार बार बोला है, जब भी आपसे डिफरेंस पूछता है उससे आपको टेबल बना के लिखना है। और जो बोर्ड एग्जाम होता है वहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन, मैंने आपको पहले भी वीडियोस प्रोवाइड की थी कि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट करती है, बहुत मैटर करती है। आप टॉपर्स की कॉपी निकाल के देख सकते हैं कि एक बच्चे ने क्या किया, ये क्वेश्चन का आंसर कैसे कर दिया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिख दी, नीचे इंटरनल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिख दी, और एक बच्चे ने क्या किया, इस तरीके से टेबल बनाई और इस तरीके से 2-2 3-3 पॉइंट लिख दिए। इस बच्चे को ज़्यादा मार्क मिलेंगे, बल्कि दोनों ने सेम कंटेंट लिखा है। तो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अब देख लेते हैं होता क्या है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट अकर आउटसाइड द बॉडी। यानी जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है या फ्यूजन का प्रोसेस होता है ये बॉडी के बाहर होता है। जबकि हम अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये बॉडी के अंदर हो रहा है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने जो मेल है वो अपने जो मेल सेल्स हैं या गैमेट्स है उसको वाटर में रिलीज कर देता है, और जो फीमेल है वो भी अपने जो सेल्स है उसको वाटर में रिलीज कर देते हैं, और ये आउटसाइड द बॉडी
फ्यूज होते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, बोथ इंडिविजुअल डिस्चार्ज देयर गैमेट आउटसाइड द बॉडी, यानी यहाँ पे जो मेल होगा एंड फीमेल होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, दोनों ही क्या करेंगे, बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करेंगे ओके अपने गैमेट्स को। और यहाँ पे क्या होता है, ओनली मेल डिस्चार्ज स्पर्म, फीमेल ओके ट्रैक ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेल होता है वो अपनी बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करता है, लेकिन जो फीमेल होता है उसके इनसाइड ओके। इसके बाद थर्ड पॉइंट होता है डेवलपमेंट अकर आउटसाइड द बॉडी। यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा उसका डेवलपमेंट भी बॉडी के बाहर होगा, लेकिन हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, न्यू बेबी बनेगा, वो इनसाइड बॉडी ही ग्रो करेगा ओके। एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग। फ्रॉग आता है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें जो मेल फ्रॉग होता है एंड फीमेल फ्रॉग दोनों ही अपने अपने जो गैमेट्स होते हैं वो वाटर में रिलीज कर देते हैं, वहीं पे वो फ्यूज होता है और वहीं पे उसका डेवलपमेंट होता है। इसकी अगर हम बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो एग्जाम्पल होता है ह्यूमन बींग्स ओके, बर्ड्स, कैटल्स या मैमल्स आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस भी लिखना है, एग्जाम्पल भी देना है। अब इसी क्वेश्चन का जो हमारा सेकेंड पार्ट था उसमें उसने बोला था, साइट पूछा था, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग इज इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकेंड पार्ट में पूछा था कि कौन सी साइट पे ह्यूमन बींग में होता है, सो फैलोपियन ट्यूब। आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताया था कि वो आपको करना है। फैलोपियन ट्यूब जब मैं बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में डायग्राम आ जाना चाहिए, कहाँ फैलोपियन ट्यूब होता है, कहाँ पे, ठीक है, पूरा डायग्राम आपका स्ट्रक्चर हर वक्त क्लियर होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है डिफाइन द टर्म। यहाँ पे मैंने बहुत कम क्वेश्चन लेकिन सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डिफाइन द टर्म्स यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। यानी यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल ये टर्म्स क्या हैं और एग्जाम्पल बताना है। यूनिसेक्सुअल इज द प्लांट whose flower contain either stamen or carpels बट नॉट बोथ। सो ये ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जहाँ पे या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, दोनों एक साथ नहीं होते, लाइक पपाया एंड वाटरमेलन। और बाइसेक्सुअल इज द प्लांट वूज फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर होते हैं, आपने फूल देखा होगा, फूल के अंदर कुछ फूल ऐसे होते हैं, जो फ्लावर होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके भी दो पार्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल। सो क्या होता है, कुछ में केवल मेल पार्ट होता है, कुछ में केवल फीमेल पार्ट होता है, और कुछ कम ऐसे फ्लावर होते हैं जिसके अंदर दोनों ही पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका होता है गुड़हल, चाइना रोज, उसमें दोनों ही चीज होते हैं ओके। बाइसेक्सुअल इज द प्लांट वूज फ्लावर कंटेन बोथ। सो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। तो यहाँ पे ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, तो इसका आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। दिस इज अगेन वीवीआई। जितने क्वेश्चन मैं बता रही हूँ सभी वीवीआई हैं, इन क्वेश्चन को आपको रट लेना है, समझने के साथ रट लेना है ओके क्योंकि इस चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन बार बार सीबीएसई ने, आप पीवाईक्यू उठाओ आपको हर दूसरे साल इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्लास 6 में पढ़ा होगा। इसके बाद सेल्फ एंड क्रॉस। सो एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे भी दो क्वेश्चन पूछ लिए। मैंने आपको कहा था कि जब भी वो डिफरेंस बोलेगा आपको क्या बनाना है, टेबल, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे आप पॉइंटिंग भी कर सकते हो 1 2 3। पहला पॉइंट है सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स विद इन अ फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट ओके। इसको सही से समझेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ये आपका पौधा बनाते हैं, ठीक है, एक फ्लावर है, एक पौधा है, ठीक है, ये इसके फ्लावर हैं। सो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, अकर्स विद इन अ फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। ये हमारे पास एक प्लांट है तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वही इसके ओवरी तक पहुंच जाएं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। सो ये हमारा कहलाता है सेल्फ
पॉलिनेशन, मतलब एक ही पौधा, उसी पौधे का जो फूल है उसका पॉलन ग्रेन ओवरी तक पहुंच जाए विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर इसी प्लांट का किसी दूसरे पौधे का एक दूसरे में चला जाए तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन वो होता है कि आपका एक पौधा है यहाँ पे, एक पौधा है यहाँ पे, इस पौधे का पॉलन ग्रेन यहाँ पहुँच गया इस फ्लावर में, तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है इसे समझ लेते हैं। जो हमारा फ्लावर होता है उसके अंदर एक इस तरीके से पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ऊपर का पार्ट स्टिग्मा होता है, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। सो जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, वो यहाँ पे फ्लावर के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, डॉट डॉट से कुछ रफ रफ सा स्ट्रक्चर होता है ना, टिनी पार्टिकल्स होते हैं, तो वो यहाँ से होते हुए ओवरी तक आते हैं। जब वो ओवरी में आते हैं, पहुंच जाते हैं, तो वो पॉलिनेशन कहलाता है। फिर आगे प्रोसेस होता है फ्रूट डेवलपमेंट का। तो ये कैसे होता है, जब कोई इंसेक्ट यहाँ पे बैठता है, फ्लावर के ऊपर बैठता है, तो उसमें स्टिकी होता है, उनके उनके पैरों में वहाँ पे चिपक जाता है, फिर दूसरे फ्लावर पे बैठता है तो वहाँ पे वो ग्रेन्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं और वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ये हमारा पॉलिनेशन कहलाता है। तो जब इसी फूल का पॉलन ग्रेन, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन अपने ही ओवरी तक पहुँचता है या अपने प्लांट के किसी अदर फ्लावर में पहुँचता है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन, और जो दो डिफरेंट प्लांट्स में होगा तो वो क्रॉस पॉलिनेशन। Self pollination occur within a flower or between two flower of the same. Cross pollination occur between two flower born different plant of the same species. एक ही species के दो अलग अलग प्लांट, जैसे एक प्लांट यहाँ रखा है और एक प्लांट कुछ दूरी पे रखा हुआ है, इनके बीच में होगा तब ये क्रॉस पॉलिनेशन। Flower do not depend on other agencies for pollination. Agents such as insects, वाटर एंड विंड आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन। यहाँ पे कुछ एजेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या, चाहे तो इंसेक्ट कि उनके पैरों में लग के चला जाए, वाटर से पानी के थ्रू चला जाए, या विंड्स हवा के थ्रू। pollen grain are produced in small number self pollination में, and cross pollination में produce large number। ओके, इसके बाद हमसे पूछा था ये सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखे हुए, ठीक है, यहाँ पे आपके हो जाते हैं 3 पॉइंट्स, पर यहाँ पे इस वाले हमारे स्लाइड पे स्पेस नहीं था तो आगे इस टेबल को कंटिन्यू किया है। नो वेस्टेज ऑफ pollen grain occur thus economically, wastage of pollen grain occur hence not economically। okay, flower are not attractive nor they do not produce nectar। flower attract insect, variance means luck, color, petal। so यहाँ पे different color के flowers होते हैं जो insects को अपनी ओर attract कर सके। इसमें आगे हमसे पूछा था ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे पूछा था कि क्या होता है। सो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या क्या चीज़ होता है। ऑन द मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन एम्ब्रॉय sac, the other male gamete fuse with two polar nuclei of the embryo sac। the first fusion produce give rise to the zygote while the second one form endosperm। यानी पहला क्या होगा, zygote बनेगा, and second fusion के time endosperm। the process of two fusion occurring in the embryo sac is called double fertilization। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था what is double fertilization, so hope you will understand। okay, come to the next question, what is effect of DNA copying which is not perfectly accurate on the reproduction system process। जब आप ये चैप्टर स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे 2 मेजर चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जहाँ पे असेक्सुअल में आप लोग पढ़ते हो फिजन, बडिंग, ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जाते हैं उससे पहले आपको डीएनए कॉपी का टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डीएनए copying is not perfectly accurate and the resultant error are source of variation in population of organism। मतलब exactly copy नहीं होती है और इसका जो resultant है, जो variation कॉज करता है हमारी पॉपुलेशन में। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकते हैं। अब ये डिटेल में थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी की क्या ज़रूरत है और रिप्रोडक्शन होता क्या है, सिंपली आपको डिफाइन पहले लिखनी है।
Reproduction is the process of producing new individual of the same species by existing organism of a species. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि न्यू इंडिविजुअल बनाना. कैसे बना सकते हैं न्यू इंडिविजुअल? जो उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज है. भाई जो मुर्गी है वही तो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएगी, है ना. जो डॉग है वही तो अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाएगा. तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो है वो अपनी स्पीशीज अपने जैसे और ज़्यादा उत्पन्न करे, इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं. अब यहाँ पे हमसे बोल रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी. रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी की क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है? सो यहाँ पे बोला हुआ है रिप्रोडक्शन आर एस फॉलोज. बहुत सारी इंपॉर्टेंस है. डीएनए कॉपिंग इज कॉल्ड डीएनए रिप्लिकेशन. इन दिस प्रोसेस वन कॉपी ईच ऑफ रिप्लिकेट डीएनए विल बी पास टू डॉटर सेल. ओके, सो एक डीएनए है वो कॉपी करके और अपने जैसे डॉटर डीएनए बनाता है. Variation may be introduced during the DNA copy. This inbuilt tendency of variation during reproduction form basis of evolution. और इसके साथ जो इसका थोड़ा सा एरर आता है, मतलब एग्जैक्टली कॉपी नहीं होती, तो वो कॉज करता है वेरिएशन को. अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है वेरिएशन पे ही. ठीक है, अब वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन मतलब कि हम सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सब सेम होते हुए भी हम सब बहुत अलग हैं. अगर हम बहुत 6 लोगों को एक साथ खड़ा कर दें, ठीक है, 6 बच्चे ले लिए हमने, सभी की 2 आंखें हैं, एक नाक है, 2 कान है, सर पे बाल है, तो आप देखोगे ये सारी चीज़ें सिमिलर हैं. सबके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ठीक है, पूरा बॉडी सिस्टम सेम है, लेकिन फिर भी ये 6 के 6 बच्चे डिफरेंट हैं. ये क्या है? वेरिएशन. वेरिएशन कैसे आ रही है? सब में क्या हो रहा है? डीएनए कॉपी हो रहा है अपने पेरेंट्स से, लेकिन फिर भी ये सब अलग हैं, सबकी शक्ल अलग है, सबके फीचर्स अलग हैं, कैरेक्टर अलग हैं. तो ये क्या है? वेरिएशन. और हमारे सर्वाइवल के लिए वेरिएशन बहुत अच्छा होता है. Variation that confer an advantage to an individual organism only will survive in a population justify. वही क्वेश्चन पूछा है कि जो वेरिएशन है वो एडवांटेज है सर्वाइवल के लिए. पर्टिकुलर हमारी जो पॉपुलेशन है वहाँ सर्वाइवल रेट बढ़ाता है वेरिएशन, विविधता. ओके, सो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बहुत ही छोटा सा. देखिए यहाँ पे मान लीजिए पूरे हम अर्थ को मान लेते हैं कि आपका ये छोटा सा लैंड है, ठीक है, छोटी सी भूमि है, छोटी सी जगह है, और यहाँ पे 50 फैमिली रहती हैं, 50 फैमिलीज रहती हैं. ओके, अब क्या है, अगर ये 50 फैमिली एग्जैक्टली एक जैसी होती, ये सब बिल्कुल ही सिमिलर होते, बिल्कुल ही एक जैसे होते, तो सबका इम्यून सिस्टम भी क्या होता? एक जैसा होता. सबके अंदर जो फीचर्स हैं, एडेप्टेशन है, क्वालिटी है, वो सब एक जैसी होती. अब क्या होता है कि अचानक से कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इस एरिया का, इस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, या फिर यहाँ पे सूखा पड़ जाता, या और कोई डिजास्टर आ जाता, तो सबका इम्यून सिस्टम, या फिर कोविड की ही बात कर लीजिए, सबका इम्यून सिस्टम इस 50 फैमिली का एग्जैक्टली सेम है. सारे के सारे एक जैसे हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, सबके फीचर एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा है. अब क्या होगा? सबकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सबकी सेम है. तो यहाँ पे किसी एक डिजास्टर से अगर एक मर रहा है तो सारे के सारे ही मर जाते, उनके अंदर कुछ अलग वेरिएशन नहीं होता. लेकिन वहीं पे इन 50 फैमिली में अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, किसी का बहुत स्ट्रांग है, किसी का मॉडरेट है, अब क्या होगा कि कोई इन्वायरमेंटल चेंज आता है तो यहाँ पे जिसका बहुत वीक है, हो सकता है उनकी डेथ हो जाए, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो सरवाइव करेंगे, वो अडॉप्ट करेंगे चीज़ों को, और इसकी वजह से उनके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आएंगे. फिर उनकी जो न्यू जनरेशन आएगी वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगी. इस तरीके से जो ये यहाँ पे लोगों का पॉपुलेशन है वो चलता रहेगा. यही चीज़ होती है हमारे अर्थ पे. तो जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा, लोगों में वैरायटी होगी, उतना ज़्यादा हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छा है. इट इज़ बिकॉज द चांस ऑफ सर्वाइवल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन एंड डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज. अलग अलग लोगों का अलग अलग एडवांटेज होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइवल बेटर इन अ हीट वेव, that can withstand heat. Okay, the organism that are fit in the competitive environment and great variation will be able to survive and adapt. Thus more offspring and population with genetic variation will survive. तो जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ज़्यादा एडवांटेज है सर्वाइवल के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है. ये क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखिए इस क्वेश्चन में भी इसने कितने सारे पार्ट पूछ लिए. क्वेश्चन 7, यहाँ पे ए क्वेश्चन इसका 7 का पहले ए पार्ट है,
और बी पार्ट है। अब ए पार्ट में भी इसने दो पार्ट्स ले लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। इन द ह्यूमन बॉडी व्हाट इज द रोल ऑफ, ह्यूमन बॉडी में पूछ रहा है सेमिनल वेसल का क्या रोल है और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या रोल है। बी में पूछ रहा है लिस्ट टू फंक्शन परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग। जब मैं बोल रही हूँ टेस्टिस तो आपके दिमाग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर होना चाहिए, उसके सारे पार्ट्स क्लियर होने चाहिए, सबके फंक्शंस क्लियर होने चाहिए। ओके चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं सेमिनल वेसल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में। सो द रोल ऑफ सेमिनल वेसल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड आर एज फॉलोज। सेमिनल वेसल प्रोड्यूस सेमिनल प्लाज्मा। सो सेमिनल वेसल क्या करता है, एक प्लाज्मा प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। ये किस फॉर्म में होता है, फ्लूइड की फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। मेक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म स्मूथली। सो ये एक मीडियम क्रिएट करता है जिससे जो स्पर्म है वो बहुत ही ईजिली इस फ्लूइड के थ्रू पास आउट कर सके। ओके अगर ये रफ एरिया होगा, ड्राई होगा, तो यहाँ पे स्पर्म कैसे मूव कर पाएंगे, तो इनकी मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पे एक फ्लूइड जनरेट होता है जिसको सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। अगला है प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट prostatic fluid that keep the sperm alive and help them to swim vigorously। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो ये क्या करता है, ये एक फ्लूइड जनरेट करता है जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो अलाइव यानी कि जिंदा रह पाते हैं। ओके सो और उसमें स्विम कर पाते हैं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। जो इसका बी पार्ट था उसमें पूछा था कि आपसे फंक्शन पूछ रहा था टेस्टिस का ह्यूमन बीइंग में। सो इसका काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन टेस्टिस, एक तो फॉर्मेशन करना, सेकंड दे सिक्रीट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ओके सॉरी मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, विच रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ब्रिंग चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ बॉयज इन द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। सो ये हार्मोन जनरेट करते हैं जिसका ये नाम है, जो रेगुलेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की, स्पर्म का फॉर्मेशन फॉर्म हो इस चीज़ को रेगुलेट करने का काम करते हैं। जो एज ऑफ प्यूबर्टी, जो यानी कि जब आप प्यूबर्टी एज में जाते हैं, टीन एज में जाते हैं, तो आपके अंदर कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जो हार्मोनल चेंजेस है उनका भी कोई मास्टर होता है जो रेगुलेट करता है मेल एंड फीमेल में। ओके सो यहाँ पे ये रेगुलेशन का काम करते हैं प्यूबर्टी टाइम में। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपको इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सॉरी सीबीएसई में केस बेस में भी ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं। 8 क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स लेवल ए बी सी डी। यहाँ पे आपको देखिए मैंने बोला मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को आप 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको सभी पार्ट का नाम पता होना चाहिए, ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन क्या है। इसी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके सारे पार्ट्स, उसका फंक्शन सब कुछ पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए वो आपको डायग्राम खुद दे रहा है और बोल रहा है कि ए बी सी डी क्या है हमें बताइए। अब ये ए, ये जो इस तरीके से लाइन जा रही है दोनों साइड, यहाँ पे ए, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे ये गोल गोल एग टाइप का कुछ नजर आ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, इसको क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है। डी दिस पार्ट को पूछ रहा है एंड ई इस पार्ट को पूछ रहा है, ठीक है। एंड इसका जो बी क्वेश्चन है वो पूछ रहा है वेयर डू द फॉलोइंग फंक्शन अकर, कहाँ पे कौन सा फंक्शन होता है, ठीक है। बी पार्ट, यहाँ पे सी पार्ट भी है, यानी एक क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट है, फिर बी है, फिर सी। ए पार्ट के अंदर आपको कुछ डायग्राम में से देख के उन पार्ट्स के नाम बताने हैं। बी में पूछ रहा है कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ एग कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट कहाँ होता है। सी पार्ट में पूछा है व्हाट हैपन टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यहाँ पे यूट्रस की लाइन के साथ क्या होता है बिफोर रिलीज ऑफ फर्टिलाइज एग, एग रिलीज करने से पहले। इफ नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो। सो आंसर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, आइडेंटिफाई कर लिया होगा इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ। सो जो हमारा ए था, ठीक है,
आंसर में ए का जो वो ए इंडिकेट किया था ये है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। इस तरीके से दोनों तरफ होती है, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से फ्लो करके वो हमारा जो जाइगोट है ना वो फ्लो करके जाता है। इसके बाद जो बी दिखाया था इस तरीके से दो अंडे जैसे, वो हमारा ओवरी था जहाँ हर मंथ एक एग रिलीज होता है अल्टरनेट, जैसे एक महीने यहाँ से एक एग निकलता है, अगले महीने यहाँ से 28 डेज के साइकिल में। जो थर्ड पार्ट आपको दिखाया था वो क्या था, यूट्रस था। इसके बाद जो डी दिखाया था वो क्या था, सर्विक्स, एंड जो ई है वो वेजिना। सो ये आपके इंडिकेट किए हुए हैं। अब ए में भी आपको बी पार्ट था जो क्वेश्चन, यहाँ पे आपको पूछा था कि कौन सा फंक्शन कहाँ होता है, ठीक है। सो मैं आपको क्वेश्चन दोबारा से दिखा देती हूँ। यहाँ पे पूछा था ना बी पार्ट में कि कौन सा फंक्शन का होता है, प्रोडक्शन ऑफ एग कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, ये तीन चीजें पूछी हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ एग कहाँ पे होता है, ओवरीज में होता है, फैलोपियन ट्यूब, इम्प्लांटेशन, और यहाँ पे लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। फिर जो सी पार्ट था उसके भी दो पार्ट थे, यहाँ पे पूछा है द लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम, और यहाँ पे पूछा था द लाइनिंग ऑफ यूट्रस स्लोली ब्रेक एंड कम आउट द वेजिना एज अ फ्लोर एंड म्यूकस इफ नो फर्टिलाइजेशन अगर देखिए इम्प्लांटेशन हो जाता है तब तो फिर वो बच्चे को पोषण देना शुरू कर देती है जो यूट्रस की लाइन है। लेकिन अगर नहीं होता तब क्या होता है, जो वो लाइन है यूट्रस की लाइन है वो ब्रेक होती है, वो ब्लड की फॉर्म में आउटसाइड द बॉडी आना स्टार्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन और स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। जो फ्लावर का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो फ्लावर वाला पोर्शन छोड़ दोगे, इसको बिल्कुल प्रिपेयर करना है आपको। लेबल करना है पॉलन ग्रेन, मेल जर्म सेल, पॉलन ट्यूब, फीमेल जर्म सेल अबव डायग्राम, एंड हाउ इज जाइगोट फॉर्म। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से आंसर करना है। सो देखिए यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन में ए एंड बी पार्ट था वो हम दिखा रहे हैं। ए में एक तो उसने डायग्राम बनाने को बोला, डायग्राम बना दिया, और इन सारे पार्ट्स को लेबल करने को बोला तो लेबल भी कर दिया। तो ये आपको ड्रॉ करना है। ये देखिए आपका क्या है, फीमेल जर्म सेल है, दिस इज योर पॉलन ट्यूब, दिस इज योर मेल जर्म सेल, एंड दिस इज योर पॉलन ग्रेन। सो आंसर ए एंड बी पार्ट के लिए कि एक में फ्लावर बनाया, फिर आपको वो क्या बोल रहा है, इंडिकेट करके हमें लोकेट करके बनाइए। सी बोल रहा था कि जाइगोट इज फॉर्म व्हेन मेल गैमेट स्पर्म फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट ओवम। अगला है मेंशन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय अमीबा एंड प्लेनेरिया। ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज किया जाता है अमीबा में और प्लेनेरिया में। तो आपको जो आप पढ़ोगे ना असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ओके, फिजन, उसके अलावा बडिंग, तो उन सब का एक एक एग्जाम्पल भी आपको दिमाग में याद रखना है। तो अमीबा में कौन सा होता है, बाइनरी फिशन होता है, और प्लेनेरिया में रीजनरेशन। सो इन सभी का ये रीजनरेशन होता क्या है, फिशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, सबका एक एक एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करना है। एक्सप्लेन द टर्म इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन भी आपको बहुत पूछा जाता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटे का रोल क्या होता है। व्हाट इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी। ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है, तो ये तो शायद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पे देख लेते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, द एम्बेडिंग ऑफ अ फर्टिलाइज्ड मैमल एग into a inner thick wall of uterus worm where it will be continue development with implantation। implantation का मतलब क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी स्पर्म एंड ओवम फ्यूज हो जाते हैं, इसके बाद ये फॉर्म करते हैं जाइगोट। अब जो जाइगोट है वो पर्टिकुलरली एक वॉर्म में यानी यूट्रस में इम्प्लांट हो जाते हैं, एक उसको लोकेशन मिल जाती है, ठीक है, और वहाँ पे इम्प्लांट होने के बाद वो कनेक्टेड होता है एक हमारी ट्यूब के साथ जहाँ से बच्चे को पूरा नरिशमेंट मिलता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं यूट्रस ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पे समझ लीजिए आपको इसके अंदर एक डबल कवरिंग हो जाती है जिसके अंदर ही वो जो जाइगोट है वो डिवाइड होता है, एक सेल, फिर इसके बाद दो, इसके बाद उसमें ब्लास्ट होता है बहुत सारे सेल्स, फिर वो एक बेबी स्ट्रक्चर लेता है और धीरे धीरे उसके पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि सही तरीके से जो वो जाइगोट है वो यूट्रस में जा चुका है। ओके,
फिर अगला है हमारा प्लेसेंटा। तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स डबल लेयर्ड स्पॉन्जी वस्कुलर टिश्यू इन ह्यूमन फीमेल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइंट एक्टिवली ऑफ मटेरियल एंड फॉइटल टिश्यू इन द वॉल ऑफ यूटरस दैट इज मीन्ट ऑफ अटैचमेंट नरिशमेंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल ऑफ फ्यूटस। जो फ्यूटस है, न्यू जो बेबी जिसका ग्रोथ हो रहा है, वो कनेक्ट होता है अपनी माँ से, किससे? थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसी पाइप है जो बेबी को मदर से कनेक्ट करता है। मदर जो भी खाती है उसका जो ग्लूकोज है, उसका जो नरिशमेंट है, वो थ्रू प्लेसेंटा बेबी को मिलता है और इससे बच्चे को सारे नरिशमेंट, सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं फोइटस को। और यहाँ से जो इसका वेस्टेज होता है ना बच्चे का भी, जैसे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो और ऑक्सीजन को लेते हो, है ना, आप कंटिन्यूअसली सांस ले रहे हो, इस तरीके से ये बच्चा भी तो सांस ले रहा है और इसके अंदर भी वेस्ट निकल रहा है, तो वो भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर में आता है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि 2 लोग ब्रीद कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ये प्लेसेंटा एक ऐसा पुल है, एक ऐसा पाइप है जो माँ से बच्चे तक सारे नरिशमेंट को पहुँचा रहा है और बच्चे से जो वेस्टेज है वो भी मदर तक ला रहा है। ओके, the average duration of human pregnancy is 40 weeks or 280 days, which is equals to 9 month. Okay, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो चैप्टर के एंड में आपको एसटीडीज़ के बारे में बताया जाता है, किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया जाता है, सोशल इश्यूज़ के बारे में, जो हेल्थ है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसके ऊपर बात होती है और इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम एसटीडी बोलते हैं, इन शॉर्ट एसटीडीज बोलते हैं। नेम 4 सच डिजीज, क्या होती हैं 4 ऐसी बीमारियों के नाम बताइए। विच वन दैम डैमेज इम्यून सिस्टम, इनमें से कौन सी एक डिजीज़ है जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय या डैमेज कर देती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम एन इन्फेक्ट पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ये वो बीमारी है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एक अनहेल्दी, यानी जिसको जो इन्फेक्शन है उसके थ्रू एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं। दे आर कॉज्ड बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रखा है इन्वायरमेंटल, वेजिना, यूथ्रा, एनस, माउथ, ये आपके बता रखा है किस तरीके से ट्रांसमिट होती है। 4 बीमारी पूछे हैं तो यहाँ पे आपको नाम दे रखा है। ओके, एड्स हो गया, बाकी ये 3 हो गई, सही से प्रोनाउंस आप कर सकते हैं। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जहाँ पे आपसे एक और पूछा था कि यहाँ पे कौन सी ऐसी बीमारी है, एसटीडी डिजीज़ है जो इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है, तो वो हमारा क्या है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। होता किसकी वजह से, एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म आपको याद है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है एक्सपेंड एड्स, लिस्ट एनी 4 मैथड ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ पे बोल रखा है कि जो एड्स है उसका फुल फॉर्म बताइए और 4 मैथड ऑफ प्रिवेंशन। इस टॉपिक पे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैंड एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म, और एचआईवी का फुल फॉर्म आपको रटा होना चाहिए। क्या क्या 4 मैथड है, यूज कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्स, यानी कॉन्डम का यूज़ किया जाए टू ट्रांसमिट दैट काइंड ऑफ डिजीज। अवॉइड शेयरिंग नीडल, ठीक है, जो नीडल है वो शेयर नहीं होना चाहिए। एक बार किसी को इंजेक्शन लगता है उस नीडल को ब्रेक कर देते हैं, दूसरी यूज़ करते हैं। टेस्ट ब्लड एड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी को आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं या किसी से ब्लड ले रहे हैं तो पहले उसका टेस्ट करवाइए कि उसको एड्स नहीं है, उसके बाद ही उससे ब्लड लीजिए या उसको दीजिए। अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पर्सन, किसी अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये 4 मैथड हैं आपके प्रिवेंशन के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है लिस्ट एनी 4 रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, और इसका जो बी पार्ट है 14 में भी आपको 2 पार्ट पूछ लिए हैं, एक है ए, एक है बी। बी में पूछा है इफ अ वुमन इज यूजिंग कॉपर टी हाउ इट विल इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एंड वाई। सो फर्स्ट में तो बोल दिया कि 4 कारण बताना है कि क्यों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अडॉप्ट करते हैं, और इसके बी पार्ट में आपसे बोल दिया है कि अगर एक फीमेल कॉपर टी यूज़ करती है तो क्या वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकती है, और बच सकती है तो क्यों। ओके, तो यहाँ पे जो पहला है तो 4 रीजन अडॉप्टिंग। नंबर 1, टू इंक्रीज द गैप बिटवीन 2 चिल्ड्रन, यानी कि जो पेरेंट हैं वो 2 चिल्ड्रन के बीच में गैप के लिए इसको यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सेकेंड है
टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, दैट मीन दे नॉट प्लान, सो इस चीज़ को वो अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं। टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज, एसटीडी को ट्रांसमिशन होने से रोकने के लिए यूज़ करते हैं। टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करते हैं। ओके, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ क्यों करते हैं? एक तो बच्चों के बीच में गैप के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, इस तरह के डिजीज को फैलने से रोकने के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। अगला था कि कॉपर टी। सो इफ अ वुमेन इज यूजिंग कॉपर टी, इट विल बी, कॉपर टी एक्चुअल में होता क्या है, जो फीमेल होती है उसका यहाँ पे एक टी शेप इस तरीके से इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे जो मेल स्पर्म है वो हमारा ये फेलोपियन ट्यूब में एंटर ना कर सके, ठीक है। इट विल नॉट हेल्प टू प्रोटेक्टिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कॉपर टी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। ये बस क्या कंट्रोल करता है, जो फ्यूज सेल है ना वो यूट्रस में इम्प्लांट ना हो, मतलब कि प्रेगनेंसी को बस ये रोकने के लिए किया जाता है, ना कि एसटीडी को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज ग्रोइंग एम्ब्रॉय गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर ब्लड। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने आपको प्लेसेंटा बताया था, डायरेक्ट आपको प्लेसेंटा का रोल भी पूछ सकता है, या क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि जो एम्ब्रॉय है वो नरिशमेंट या न्यूट्रिशन कैसे लेता है अपनी मदर के ब्लड से। द एम्ब्रॉय गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। दिस इज डिस्क विच इज एम्बेडेड इन ट्रांसफ़र ग्लूकोज ऑक्सीजन। सो ये बच्चे को ग्लूकोज ऑक्सीजन सब कुछ प्रोवाइड करता है, एंड वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी लेके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, डिफाइन द टर्म प्यूबर्टी, लिस्ट 2 चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले प्यूबर्टी होता क्या है, और प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस देखे जाते हैं मेल में, फीमेल में, जैसे यहाँ पे गर्ल्स में पूछा है, बॉयज़ में भी पूछ सकते हैं। द पीरियड व्हेन द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन मेच्योर कॉल्ड प्यूबर्टी। ऐसा टाइम होता है जहाँ पे बच्चे की जो ग्रोथ है ना, जनरल ग्रोथ है वो एक मॉडरेट होती है, लेकिन जो उसके रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड सेल्स हैं वो मिच्योर होने लगते हैं। इसी टाइम पे जो बॉय होते हैं उनमें स्पर्म का रेगुलेशन, स्पर्म को कंट्रोल करना, ऐसे हार्मोन रेगुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, फीमेल में एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और फीमेल के जो सेल हैं वो मिच्योर होने लगते हैं। टू चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन गर्ल्स एट द टाइम, 2 चेंज जो फीमेल में देखे जाते हैं, एक तो ब्रेस्ट साइज बिकम इंक्रीज, ओके, मेंस्ट्रुअल स्टार्ट, एमसी साइकिल ये स्टार्ट हो जाता है। अगर बॉयज़ में पूछता है तो इनका स्पर्म का रेगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, स्पर्म रिलीजिंग का, उसको कंट्रोल करने का। इसके अलावा आप देखोगे तो उनकी वॉइस जो होता है, वोकल कोड होता है, उसमें चेंजेस आते हैं, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। उसके अलावा उनकी शेविंग यानी कि दाढ़ी मूछ आती है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हैं जो आपको प्यूबर्टी एज में देखने को मिलते हैं। सो ये थे आपके ऑल अबाउट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको भाई ये क्वेश्चन बनाने में, एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगा है, तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। आपका सोशल स्टडी में एक चैप्टर आ रहा है, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार उस वीडियो को आप देख लेंगे, चैनल पे प्रोवाइड है, आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिस्ट्री में अकेला 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का चैप्टर है, वो वीडियो आप देख लें, आपको कभी भी उस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदर चैप्टर के भी इसी तरह के आप कम और इफेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट में बता दें। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम मुदिता आईएएस वॉरियर नाम से ही है, और बस आपको ये 16 क्वेश्चन कर लेने हैं, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे।